बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, हम जानते हैं कि सीज़ फायर हमारी मेहनत की बदौलत बरकरार है, लेकिन कब तक, बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया के अमन को ख़तरा है, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस जंग को शुरू करने में जिनका कलीदी किरदार है, बशमूल नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप जो कि रात में बैठे हुए 15-20 ट्वीटें एक घंटे में कर देते हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी एक्टिविटी उनको कुछ भारी पड़ गई है अमेरिका में। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स ऑल्सो नोन एज ट्विटर के ऊपर खुदाई का दावा कर दिया। एक तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना के शाया कर दी, जिसमें वो बने हुए हैं जीसस क्राइस्ट और वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लिबास भी कुछ वैसा पहना हुआ है। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ ये कि इनको ये ट्वीट डिलीट करनी पड़ गई। वजह ये बनी कि अमेरिका में रहने वाले तमाम तर लोगों ने शदीद तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा और मुश्किलात बढ़ी। जो गिरता हुआ मरता हुआ वोट बैंक था डोनाल्ड ट्रंप का, वो और कम हो गया, पॉपुलैरिटी कम हो गई। मज़ीद मुश्किलात डोनाल्ड ट्रंप के लिए नज़र आ रही हैं, जैसे वो जंग में आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा आज की एक और अहम डेवलपमेंट, बीजिंग चीन के अंदर हम जानते हैं कि उनके सदर जी जिनपिंग ने मीटिंग की है यूएई से, स्पेन की लीडरशिप से, और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग एक समझी जा रही है, क्योंकि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो वो कहते थे, इसको यहाँ के लोग कहते हैं न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। नई सफ़े बनाई जा रही हैं इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। और हम जानते हैं कि जो 4 पॉइंट्स बड़े दिए गए हैं चाइना की तरफ से, वो ये हैं कि जो रीजनल अमन है, जो इलाकाई ख़ित्ते का अमन है, उसको यकीनी बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पेक्टिंग नेशनल सोवरेनिटी, हम एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करें और किसी की भी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ को काम ना करें। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए, ख़ित्ते की तरक्की के लिए हमें वाज़े उसूल तय कर लेने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। नीड टू सेफगार्ड इंटरनल रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हम ये भी जानते हैं कि जो हम इस वक्त सेफ इंटरनेशनल रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरनल नहीं, माफ़ कीजिएगा, तो जो इंटरनेशनल रूल्स हैं इनकी कोई, हम जानते हैं, परवाह नहीं की जाती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, जो नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे दें, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें, कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन यकीनन ये सूरत हाल है, और इसी सूरत हाल के दौरान हम ये भी देखते हैं कि जो कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही थी कि चाइना ईरान को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, उस हवाले से भी चाइना ने स्टेटमेंट जारी की है कि हम कोई वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और इसी पूरी सिचुएशन के दौरान क्या होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी सिचुएशन के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से चाइना के जहाज़ आसानी से गुजरते हैं। चाइना का जहाज़ जो दुबई से निकला था वो बआसानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल आता है और यूएस के ब्लॉकेड को भी पार कर लेता है, कोई उसे नहीं रोकता। इसके अलावा जो शिपिंग डेटा है उससे भी मालूम पड़ता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से 3 से 4 के करीब जहाज़ गुजर चुके हैं जिनको यूएस का ब्लॉकेड नहीं रोक पाया। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज डिस्कस करना, पाकिस्तान का किरदार यकीनन इंतहाई अहम, काबिल तहसीन, सताइश, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, अल जज़ीरा पे ये रिपोर्ट चल रही है, उनके दफ्तर ख़ारजा के ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के राउंड 2 का हाँ है। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि मुज़ाकरात के लिए दूसरी बार मेज़ पे बैठा जाए। अब ये लोकेशन क्या होगी, पाकिस्तान होगी, कोई और कंट्री होगा, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड जब ये मुज़ाकरात का फ़ैसला किया जाएगा। हतमी तौर पे अभी तक सिर्फ ये रूमर्स हैं, ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इसी वजह से हमने आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी का रुझान देखा। और यकीनन इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर हम जानते हैं कि तेज़ी का रुझान अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इस महीने हमें $3.5 अरब की अदायगी करनी है मुत्तहदा अरब अमारात को। हमारे वज़ीर ख़जाना इस वक्त इंटरनेशनल मीटिंग्स कर रहे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल स्प्रिंग मीटिंग्स हो रही हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि उन्होंने प्लान बनाया है, क्योंकि अगली किस्त भी आने वाली है IMF की इस महीने के अख्ताम पर या अगले महीने के बीच में, $1.3 बिलियन की। पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या करे, कमर्शियल लोन ले, पैंडा बॉन्ड्स चाइना में फ्लोट करे, यूरो बॉन्ड्स फ्लोट करे। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान का सैलरीड क्लास जितना टैक्स दे रहा है, इस वक्त तक के 9
महीनों के नंबर्स के मुताबिक सैलरी क्लास ने 420 अरब रुपए अदा किए हैं, रियल स्टेट ने 197 अरब, सरकारी सूबाई मुलाजमीन ने 59 बिलियन, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने 41 बिलियन। तो पाकिस्तान का सैलरी क्लास बड़ी मुश्किल में है और पेट्रोल का बम जो है वो बताया जा रहा है कि गिरने के करीब है। अल्लाह ताला रहम करे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उन्हें डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून, हमेशा हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं हमारे प्रोग्राम में आके। थैंक यू अजहर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के राजा इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर सर। गुफ्तगू का आगाज़ सरमद अली साहब आपसे करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी ट्वीट्स करते रहते हैं, बहुत कुछ कहते रहते हैं, पर कभी इतनी मुश्किल में नहीं आए जितनी मुश्किल में वो खुदाई का दावा करते हुए आ गए हैं और उनको वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ गई है। पोप के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पोप उनका मुफ्ती आज़म होता है लेकिन उसके खिलाफ भी बोलना शुरू हो गए क्योंकि पोप लियो जो कि फर्स्ट US बॉर्न पोप है, वाज बॉर्न इन शिकागो, उसके खिलाफ भी आ गए हैं। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की धमकियां भी लगा रहे हैं, जंग ख़त्म भी नहीं करना चाह रहे। आपका एनालिसिस सेनेटर सरमद अली साहब ऑन डोनाल्ड ट्रंप राइट नाउ? एक तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने ट्वीट की थी वो एक अनकॉल्ड फॉर ट्वीट थी, इसलिए कि अमेरिका में रोमन कैथलिक्स की एक साइजेबल पॉपुलेशन है और ये ना सिर्फ ये रोमन कैथलिक्स के पोप हैं बल्कि ये अमेरिकन बॉर्न पहले अमेरिकन पोप हैं। तो ये जहन में रखना चाहिए था कि हम क्या बात कर रहे हैं और इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। और साथ में उन्होंने अपने जिस तरह की तस्वीर लगाई वो लगता था कि वो हज़रत ईसा बनने का दावा कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो फिर उनको मजबूरन डिलीट करनी पड़ी और उन्होंने आज सुबह गालिबन कहीं कहा कि जी वो तो मैं ये कह रहा था कि मैं जैसे डॉक्टर हूँ और इलाज की ज़रूरत है दुनिया को, तो मैं इलाज करने की बात कर रहा था। बट जब डिलीट किया गया तो इसका मतलब है कि उनको समझ आई कि इसका रिएक्शन बहुत सिवियर आ सकता है। अच्छा, पोप के हवाले से कभी भी किसी ने दुनिया में किसी भी मुल्क के सरबराह क्या किसी आदमी ने भी कभी कोई इस किस्म की ट्वीट नहीं की, जिस किस्म के ट्वीट किया किस किस्म की गुफ्तगू नहीं की जो सदर ट्रंप ने की। इटली ने आप देखें जो जहाँ पे रोमन कैथोलिक स्टेट जो वेटिकन स्टेट है वो इटली के अंदर एक मुल्क एक सॉवरेन कंट्री की हैसियत से है, तो इटली ने भी इसको कंडेम किया है। और इटली ने तो बहुत जबकि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनकी बहुत हामी रही हैं और उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में इसको कंडेम किया है। पूरा यूरोप जो है दैट इज़ रोमन कैथोलिक एक्सेप्ट फॉर UK विच इज़ प्रोटेस्टेंट, लेकिन पूरे यूरोप से उसका क्रिटिसिज्म आ रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि सदर ट्रंप बगैर सोचे समझे इस किस्म की चीज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शायद एक्साइटेड हो जाते हैं और इस किस्म की चीज़ें कर देते हैं। तो उनको ज़रा खुद सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या उनके लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। इंजीनियर साहब आपकी नज़र में, क्योंकि बहुत सारे तज्ज़ियाकारों की ये राय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान जंग में दाखिल होने का शुरू करने का फैसला किया था तो उन्होंने उस वक्त सियासी खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उन्होंने ना कौम को एतमाद में लिया, ना अपनी पार्लियामेंट को, ना कैबिनेट को, ना कांग्रेस को। आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप की सियासत में क्या ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा, क्योंकि अब मजहबी हलकों से उनको जो मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो अपनी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अब खुद बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। आपकी राय इंजीनियर साहब? देखें, जहनी तवाज़ुन के बारे में राय तो कोई जो है उसका माहिर ही दे सकता है। मैं तो इतनी गुजारिश करूंगा कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया लास्ट नेल इन द कॉफिन या इस किस्म के जितने अल्फाज, चूँकि उनकी आखिरी टर्म है, सेकंड टर्म एज पर यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, तीसरी दफ़ा तो कोई सदर बन नहीं सकता और आखिरी टर्म का भी वो गालबन जो हाफ है उस पर पहुँच चुके हैं। तो शायद पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो हो वो उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो। और जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है, ये चूँकि इंट्रा फेथ इश्यूज भी हैं और इंट्रा एक मुल्क के भी हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस स्टेज पे जब पाकिस्तान, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हुकूमत को यानी हुकूमती जमात को, तो पाकिस्तान इस वक्त चूँकि जिस स्टेट ऑफ अफेयर्स में है, बीइंग ए सालिस, बीइंग ए थर्ड पार्टी और वो बीइंग ए मीडिएटर, तो इस वक्त हमें ना ईरान की अंदरूनी सियासत पे बात करनी चाहिए, अंदरूनी हालात पे, ना यूनाइटेड स्टेट्स पे। हाँ,
पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है कि जिसके तहत वो एक, चूंकि अभी उसे नाकाम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक डेड लॉक आया, चूंकि इसी मेडिएशन के नतीजे में जो आर्जी जंग बंदी हुई थी वो तो अभी तक बरकरार है और अभी तक दोनों ममालिक जो है उसको ऑन कर रहे हैं। और जो चंद पॉइंट्स जिनके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, एडमिटेडली दोनों ममालिक की तरफ से उन्होंने इसे एडमिट किया कि ये गालबन दो निकात थे। मैन प्राइमरली तो वही यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके फ्यूचर के बारे में था। तो वो चीज़ें जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा चंद रोज़ में जो पाकिस्तान ने सेकंड इनिशिएटिव शुरू किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, तो उसके नतीजे में शायद मज़ीद जो है ये करीब आ जाएं। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये इसमें दुनिया की मईशत का दारोमदार तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान जिस क्रूशल स्टेज में है मुआशी तौर पे इस वक्त, कुछ निकात अभी आपने बयान भी किए बड़ी जामियत के साथ इब्तदा में, जो पाकिस्तान को जो इस महीने और अगले महीने जिन चीज़ों का सामना है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी इवन अगर सिर्फ हम पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर की मईशत को भी देखें तो इस जंग के नताइज को ज़्यादा देर तक पाकिस्तान की मईशत 20 जो है वो सहार नहीं सकेगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए भी एक फ्यूचर का सवाल है, मुस्तकबिल का सवाल है। तो इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी जो है वो एहतियात के साथ और मोहतात के साथ वो जो गैर जानबदाराना रोल है सालसी का वो बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक। वैसे अमेरिका में जो तनकीद हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सर, उसका तो हम 5% 4% भी नहीं कर रहे हैं, बहुत हम मोहतात रह के गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपकी नज़र में हमें कितना मोहतात और रहना चाहिए, जिस तरह इंजीनियर साहब जिक्र कर रहे थे, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप। मैं शायद ज़्यादा मोहतात होता, लेकिन मैं जानता हूं कि गुज़िश्ता रोज़ भी गज़ा में हवाई जहाज़ से बमबारी की गई, 4 लोगों को शहीद किया गया, 3 स्कूल के बाहर खड़े थे, एक डॉक्टर हैं जो कि वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार करके फांसी की सज़ा दी जाने वाली है। तो गज़ा में होने वाले मज़ालिम के बाद तो एज अ मुस्लिम मेरे लिए अपने जज्बात कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान और ऐसे हसास मामलात पर गुफ्तगू करने के दौरान। लेकिन अदर साहब, इट इज़ वेरी सेंसिटिव, एट द सेम टाइम इट इज़ अ सब्जेक्ट विच एवरीवन स्पीक्स अबाउट एंड इट्स क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट। ज़बान ज़दे आम यही, हर चाय के ढाबे पे यही बात होती है। आपकी राय अदर साहब, क्या सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप की, दुनिया की और इस जंग में हमारे किरदार की? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक दिमागी मरीज के लिए क्या करना है, हुकूमत को तो पता ना आपको, हुकूमत वक्त ने तो नोबेल प्राइज ने देने के लिए चुना था। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया सुलह सफाई के वाले से। फील्ड मार्शल कासिम मुनीर साहब बड़ा ब्रेन रखते हैं, वो हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी है आज तक? तो देखे ना, हुकूमत ने ना पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, ना पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया। इन्होंने तो उस वक्त भी एतमाद में ना लिया जब मैं अप्रैल में कहता था कि सितंबर होगा, जब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बने और पता नहीं कितने अरब रुपए दे दिए, कौम का पैसा था, दे दिया, चले कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को सामने रखते हुए। लेकिन अब जब आप लेके जा रहे हैं ना, अब आप पूरी ओवैसी को इकट्ठा करें ना, मुसलमानों को इकट्ठा करें ना। और मैं सलूट पेश करता हूँ ईरानी कौम को, वो खड़ी हुई बात, और 40 सालों से लड़ाई लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने उन 40 सालों में लाकर 2 लोगों को इकट्ठा कर दिया हमने। डर और खौफ तो इतना था, वो डर ही खौफ इतना था, फिर डरे रहे आप इसको। हम तो सीखे। आप अमेरिका में देखें कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए, आप गौर करें, आप यूरोप में देखें, यूके में देखें, पूरी दुनिया में देखें। मैं फिर बताता चलूं, आईने पाकिस्तान 1973 पढ़ लें, मेरी बात सुनने का। देखिए, जहां आप इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, अच्छा चले, क्या इंटरनेशनल लॉ इजाजत देता है एग्रेशन की? आप बता दें, क्या जो ईरान के साथ किया है वो कौन से कानून के तहत है? यूएनओ तो खामोश बैठा, वेनेजुएला, मादुरो, यानी एक जाबर। देखे ना, मैं तो बात कर रहा हूं ना भाई, बता दे यूएनओ, क्या इस तरह की एग्रेशन की इजाजत है? अच्छा, जहां तक है, क्या एटॉमिक आर्सेनल या एटम बम इसराइल के पास नहीं है? इसराइल ने फलस्तीन में कितने बेगुनाह लोगों को, ईरान के जो बच्ची है यार, खुदारा, मैं देखें ये डिप्लोमेट आप बिल्कुल चले, मैं इसमें तो हुकूमत ने पॉलिसी चलानी है, हुकूमत जाने, इसका काम जाने, हमारा तो कोई काम नहीं इस हवाले से, ना हमारी किसी ने सजेशन माननी है ना देखना है। लेकिन एक बात जो बड़ी वाजी है ना, कि आप कम से कम जो जालिम है ना, और यहां देखें, मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ करूंगा, जो मर्जी आप कह लें, पीपल्स पार्टी के लोग जब साथ बैठते हैं ना तो कंडेम कर रहे होते हैं, वहां जहां हुकूमत के तौर पर, स्टेट्समैन के तौर पर जो बात करनी है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जुबानों को ताला नहीं लगे होते, यानी वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं। वो जमहूरी जमात है ना। वजह सिर्फ इतनी सी है, एक टाइम ऐसा आ गया है, आए
ओआईसी मुसलमान मालिक सबको इकट्ठा करें आप इस हवाले से, अग्रेशन के खिलाफ तय करें इस बात को, कोई किसी को भी अग्रेशन की इजाजत नहीं होनी चाहे कोई भी ना हो, फिर पूरी कौम को एतमाद में लें। वैसे तो अभी थोड़ी सी मिसाल देख रहे ना आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले वो लाइट चली गई, यानी पाकिस्तान के अंदर बिजली की इतनी वाफर मिकदार है, इंडस्ट्रियां खत्म हो गई हैं, लोड शेडिंग हो रही है जनाब बिजली की, यहाँ यानी अंदाजा लगाएं, पर गैस भी नहीं अवेलेबल है यहाँ। फिर आपको पता है पेट्रोल पे वो मेरे भाई कमर बता रहे थे और मैं चैलेंज करता रहता हूँ, कोई बेवकूफ मत बनाए टारगेटिंग, किस बात की मुझे बताएं ना, पीडीएल वगैरह अगर आप ले रहे हैं, अगर पीडीएल 163 रुपए 80 रुपए ब्याह, वो किस कानून के तहत ले रहे हैं भाई? ज्यादातर माहिर मुआशरत ये कहते हैं बात कि पाकिस्तान चल सकता है या पाकिस्तान का पावर सेक्टर। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला हमारा पावर सेक्टर है। इदारों के दरमियान जेर गर्दिश कर्जे जिनको हम सर्कुलर डेट कहते हैं वो 5 ट्रिलियन 5000 अरब के करीब। IPPs हमने खड़ी कर दी, 2052 तक के उनके साथ मुआहदे कर लिए कि आप बिजली बनाए ना बनाए हम आपको पैसे देंगे। इस पर गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ और अजहर साहब ने क्योंकि लोड शेडिंग का जिक्र कर दिया था तो मैं अजहर साहब आपसे ही शुरू करूंगा इस बार। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, जो आने वाले वक्त में पेट्रोल महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, जो बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जो फर्टिलाइजर महंगा होगा, अशिया खुरोनोश महंगी होंगी, कर्जों की सूरत हाल, सैलरीड क्लास इतना टैक्स दे रहा है जो रियल स्टेट और सरकारी मुलाजमीन इतना नहीं दे सकते हैं। और हमारे वजीर खजाना साहब इस वक्त जानते हैं आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में हैं, ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि हम कोई कमर्शियल लोन, कोई यूरो बॉन्ड, कोई पेंडा बॉन्ड, किसी तरीके से पैसे जनरेट करें, सऊदी अरब को हाँ भर दे। सऊदी अरब सोच रहा है इस वक्त तक भी कि हमें वो शायद पैसे दे दे, कंफर्म नहीं है, 50-50 है, अल्लाह करे दे दे ताकि इनकी मुश्किलात और हमारी मुश्किलात कम हो। अजहर साहब, आपकी राय, क्या मुस्तकबिल है हमारा माशी तौर पे? देखिए बात तो सच है, मगर रसवाई की मैं पिछले 30-25 सालों से ना पावर सेक्टर को देख रहा हूँ। नवाज शरीफ का जब पहले दौर में आया था ना 2013 में 480 अरब रुपया था, मुख्तलिफ पावर कंपनियों का था, किस तरह दिया, ऑडिट नहीं होने दिया, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। आप लोगों ने IMF और बाकी के प्रेशर पे आकर जब वापडा को डी बंडल किया, आप जनरेशन कंपनियां अलहदा की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अलहदा की, ट्रांसमिशन कंपनियां की नहीं किया, और उस वक्त 70 अरब रुपए में फायदे में 3 ट्रिलियन के करीब नुकसान में चले गए हैं। गैस के कभी सर्कुलर डेट नहीं होता था, आज गैस का सर्कुलर डेट देखिए आप कहां पहुंच चुका हुआ है। पेट्रोलियम में बेवकूफ बनाते रहे फार्मूला, पेट्रोलियम की कीमतों का फार्मूला हाईकोर्ट 2022 से मांग रही है, यानी वो अब शायद आपको पता नहीं है 75% डीजल जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो, इंटरनेशनल तो इसका इंपैक्ट ही कोई नहीं है। आप लोकल कंपनियों को फायदा दे रहे हैं ना, यहां लूटमार चल रही है। आप क्या करते हैं, आपने आज देखिए एक्सपोर्ट आपकी हालत क्या रह गई है, कभी जाए देखे ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखे कहां से कम, बिजली का यूनिट आप सोच नहीं सकते हैं कि कहां ले गई। गैस जो एक आम आदमी के लिए जा रही थी, आपने तबाही बर्बादी कर दी है। आप रेट कौन मुकर्रर करता है, एक डीजी या वजीर आजम? रेट तो हमेशा पार्लियामेंट मुकर्रर करती है, टैक्स कितना लेना है कितना नहीं लेना ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। जब मैं पूछता हूं ये लेके कहां खर्च की है, उनके पास है नहीं डाटा। असल में वो NFC अवार्ड को सामने रखते हुए देखा कि वो सेल टैक्स की शक्ल में कलेक्ट करते तो सुबह को देना पड़ना था, ये उससे बचाने के लिए अपना इन्होंने PDL का निजाम है, कोई नहीं है। मैंने चैलेंज किया हुआ है सारी चीजों को। गैस की शॉर्टेज की वजह से आपको मालूम है कि सबसे बड़ा इंपैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर आएगा, यूरिया DAP बाकी खादें महंगी होंगी और उसका इंपैक्ट हमारे अशिया खुरोनोश के ऊपर आएगा। बड़ा इंपैक्ट। बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं आप। LNG जो है ना, यहाँ टर्मिनल लगे हुए हैं 2, और वो वहां जो कि वहां तक कैपेसिटी पेमेंट जो कि किराए पे जब लिए होते हैं तो मैं उनमें नहीं जाता। आपको पता है कि यानी ये वो बंद करना चाहते हैं, वो बजाय आपके जो पावर प्लांट LNG से बड़ा सस्ता है फ्यूल, यानी आप क्या करते हैं, देखिए वो जो गैस है ना आपकी, वो फर्टिलाइजर को देनी है, अब LNG से आप अपने पावर प्लांट चलाएं, आपकी बिजली, यानी यहां बताया जा रहा है फिर आप शमसी तवानाई को, भाई शमसी तवानाई से बिजली कितनी महंगी बनती है, आप विंड से आए, जब वो पावर मिक्स में आते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। हमारे पास माजरत के साथ इंटेलिजेंसिया नहीं है, ना इन लोगों ने इस तरह कोई तवज्जो दी है, ये टोटकों पे चलते हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को जितना इन्होंने ताकतवर बना दी है, कोई पूछ नहीं सकता सियासतदान बेचारे की हैसियत क्या है, वो मुझसे पूछ कर देखे। जब मैं बैठा यहाँ लिया अभी एक रिसेंटली मैं लाहौर पंजाब की एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ सेफ सिटी के नाम पर कैमरे लगाए, सेफ सिटी के नाम पे कैमरे लगाए हैं, पिछले 4 महीने में 16 अरब रुपया
और ना कोई रिव्यू है, ना कोई अपील है। मैंने वो भी चैलेंज की है। सर, जिस कंपनी ने कैमरे लगाए होंगे वो कैमरे लगाने वाली कंपनी बहुत ताकतवर होगी। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान में ताकतवर कंपनियां बहुत सारी मौजूद हैं। मैंने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है, जो इलेक्शन के दौरान कैमरे लगे थे, किस मालियत पे लगे थे और वो कौन कंपनी लगवा रही थी। अभी छोड़ दे, हम दोनों के पर जल जाएंगे। सरमद साहब, सरमद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। हुजूर, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो टर्मोइल हमारे सामने खड़ा है, पावर सेक्टर का बुरा हाल है, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, पीआईए हम बेच चुके हैं, डिस्कोस हमसे प्राइवेटाइज किए नहीं जा रहे हैं, सैलरीड क्लास से बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। इस महीने के आखिर में हमें $3.5 अरब यूएई को देने हैं और हमारी कोशिश यह है कि 1.3 बिलियन की जो किस्त आनी है आईएमएफ से वो आ जाए उससे पहले, या सऊदी अरब के पैसे आ जाए। आप पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? 2-3 बातें पहले मैं कर लूं। जो एक तो जो मेरे अजीज दोस्त सदीक साहब ने की, उसमें से मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि कौम को एतमाद में नहीं लिया सारे हालात के ऊपर। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की जो लास्ट स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने कौम को एतमाद में लिया था और उनको पूरा मुल्क गुजर रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हम क्या किरदार हमारा क्या किरदार है सारी इंटरनेशनल सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा इसहाक डार साहब सेनेट में पूरी ब्रीफिंग दे चुके हैं, पूरा बता चुके हैं। बस तीसरी चीज़ जो है, रेजोल्यूशन भी सेनेट से पास हुई है ईरान के हवाले से, ईरान के ऊपर हमले के हवाले से। और वो जो रेजोल्यूशन थी उसको यूनानिमसली पास हुई वो, और शहरी रहमान साहबा ने उसको ड्राफ्ट किया था और उसके अंदर पीटीआई ने भी उसके हक में वोट दिया। तो मेरे ख्याल में शायद पीटीआई बताना भूल गई अजहर साहब को कि ये सेनेट के अंदर वो वोट दे चुके हैं इस रेजोल्यूशन को और पास हो चुकी है ये रेजोल्यूशन वहाँ से। लेकिन बाकी जो बातें आप कर रहे हैं या जो बातें की हैं अजहर साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं। इस वक्त जो इकोनॉमिक हालात हैं मुल्क के, वो बहुत ही हम एक अजीब मसले से गुजर रहे हैं जिसको हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरीके से हल कर पाएंगे। चंद एक चीज़ें अच्छी भी हैं उसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो तकरीबन $3 बिलियन जो है वापस करना है लोन यूएई का बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मेरे ख्याल में उसके अंदर 5 बिलियन की कमिटमेंट्स तकरीबन हो गई हैं। 3 बिलियन सऊदी अरेबिया आपको दे रहा है और 2 बिलियन जो है वो कतर की तरफ से आएगा। तो आई थिंक वो तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके साथ साथ हम यूरो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम पेंडा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों से न सिर्फ ये जो गैप है वो कवर हो जाएगा। सर, वो बिलावल साहब कहते रह गए, बार बार कहते रह गए बिलावल साहब कि मैं 3000 अरब की ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके दूंगा सर्विसेज के सेक्टर में, लेकिन उनको नहीं दिया। परवाह नहीं है उनको, शायद हुकूमत को परवाह नहीं 3000 अरब, नो बिग डील। देखिए वो बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि हर सूबे के हवाले कर दें आप जो गुड्स के ऊपर टैक्स है, सर्विसेज के ऊपर टैक्स ऑलरेडी सूबों के पास है, जो गुड्स के ऊपर टैक्स है वो आप सूबों के हवाले कर दें और सूबे वो टैक्स जमा करके आपको वापस करेंगे, लेंगे नहीं, आपको ही वापस करेंगे। लेकिन वो असल में वो है ना, मसला ये होता है कि जिस चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते पावर को, तो वो समझते हैं कि ये पावर है, अगर हमने भी छोड़ दिया तो हमारे हाथ से वो निकल जाएगा। आज तक तो हम रिटेल के ऊपर तो टैक्स लगा नहीं सके। बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है इस मुल्क की वो एक एग्रीकल्चर और एक रिटेल है। रिटेल के ऊपर हमने क्या किया, 1200 रुपये हमने कहा था जी अब साल का दे दें, वो भी रिटेल नहीं देती क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो ट्रस्ट नहीं है उनको एफपीआर के ऊपर कि बाद में हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन सर आई एम सॉरी सेनेटर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, लेकिन सेनेटर साहब बात वही है ना, बिलावल साहब ने प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर इतनी बड़ी तकरीब कर दी, हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स और हुकूमत आम आदमी की आपकी मेरी क्या सुनेगी? इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल आपको तापनाक नजर आ रहा है सर? ये पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल अगर आप ड्रॉ करें उस जीरो से शुरू हूँ जहाँ पे पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे था, तो वहाँ से तो एक इम्प्रूवमेंट का ग्रेडियंट बहुत अच्छा है। यानी ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल काबिल रश्क नहीं है, और फिर इस जंग ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डेंट डाला है इंपोर्ट्स की शक्ल में। आप अभी उसकी बात कर रहे थे कि थ्रू एलएनजी फर्टिलाइज़र यानी गैस पे फर्टिलाइज़र मुतासर होगा। फर्टिलाइज़र की बजाते खुद जो वहाँ से ट्रैफिक है वो भी आबनाए हरमुज से गुजर के आती है, और जो उसके क्योंकि उसकी सारा बेस ही पेट्रोलियम है। इसके अलावा भी ओवरऑल महंगाई का एक बहुत बड़ा ख़तरा दरपेश है, और फिर उस महंगाई के नतीजे में एक्सपोर्ट्स की मुतासर होने का भी ख़तरा दरपेश है। तो बिल्कुल काबिल रश्क नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ से शुरू करें तो वो एक बहुत अच्छी
हुकूमत की कारकर्दगी भी रही है, उसने उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाई है। जहाँ तक वो अभी बात की इन्होंने सेनेटर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त के नसारा और यहूद का, तो एक टाइम ऐसा भी था जब वहाँ के दौरे करके तो हमारे वज़ीर आज़म एक वापस आके कहा करते थे कि मुझे आज लगता है कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और दूसरी बात उन्होंने खुद कह दी, नोबेल पीस प्राइज के लिए आपने भी नामजद किया सर, सेम है दोनों सर। जी, जिस दौर में हमने किया था, जिस टाइम में, उस टाइम की एक जरूर स्ट्रेटजी थी। और उसके बाद हमने, हमारी पार्लियामेंट ने भी और हमने सिक्योरिटी काउंसिल में भी ईरान पे हमले को भी कंडेम किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। और पाकिस्तान ने जो है वो गल्फ कंट्रीज पे हमले को भी जहाँ जहाँ एक प्रिंसिपल स्टांस लिया, ये नहीं कि कहीं एक किसी की मदद की, किसी की हमायत की और दूसरे की नहीं की। और फिर तीसरी बात मैं थोड़ी सी उसकी भी वजाहत करूं कि ठीक है, हमारे वक्त में पेट्रोलियम की कीमत जो है वो पार्लियामेंट तय नहीं कर रही, जिसकी तरफ मेरे भाई अजहर सिद्दीक साहब ने इशारा किया, लेकिन क्या इनके 3.5 बरसों में हर 15 दिन बाद पार्लियामेंट का इजलास होता था? पहले कौमी असम्बली पास करती थी वो जो अपना रेट्स में ये करते थे, मद्दोजर आता था, और फिर उसके बाद सेनेट पास करती थी, और फिर उसके बाद जो है वो पास होता राइट। तो ये कुछ चीजें जो फ्लक्चुएट करती हैं। इससे पहले माहाना बेसिस पे था, फिर 2 हफ्ते पे आया, अब इन दिनों हफ्ते पे है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इतनी ना बढ़ा पा की ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। मैं वो बात करने लगा था, वो सरमद साहब ने कर दी कि वहाँ पे ही यहूदो नसारा। प्रोग्राम का आखिरी सेकंड गुफ्तगू करेंगे चाइना के ऊपर। 6 मिनट मेरे पास बचे हैं, हर मेहमान को 2 मिनट दे पाऊंगा। गुफ्तगू का आगाज इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब आपसे करना चाहूंगा। चाइना के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब भी गुजर रहे हैं, जबकि ब्लॉकेट की धमकी यूएस दे चुका था। चाइना की मीटिंग यूएई की लीडरशिप के साथ, स्पेन की लीडरशिप के साथ, चाइना ने 4 बड़े पॉइंट्स भी सामने रख दिए। लग ये रहा है कि अब चाइना ही डोमिनेट करेगा और नेक्स्ट सुपर पावर ये है। मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है। आपकी राय इसके ऊपर इंजीनियर साहब? देखें, चाइना मुआशी तौर पे तो एक्सेल कर चुका है पिछली पूरी दिहाई के अंदर, और बिलखुसूस इस मौजूदा दिहाई के अंदर चाइना ने अपनी सुपरमेसी, आप देख लें इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर और फार्मेसी तक, और दुनिया की हर जगह पे, हर चीज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, एआई में, हर जगह उसने बिल्कुल ये एक्सेल किया। और उसमें बड़ी कामयाबी से चाइना ने अपने आप को ना सिर्फ रीजनल तनाज़ात थे बल्कि इंटरनेशनल तनाज़ात से अलग रखा है, और उसने अपने आप को कंसंट्रेट किया है मुस्तकबिल की ज़रूरियात को देखते हुए मुआशी तरक्की पे, मईशत की तरक्की पे, और अपने आप को डेवलप करने में। ठीक है, वो मिलिट्री भी एक माइट है बहुत बड़ी, लेकिन उसने उसका ना इजहार किया, ना उस पर कभी अपने आप को बूस्ट किया अपना, और ना बढ़ के मारी, और ना उसने जो है उसका इस्तेमाल करके तो अपनी तवानाइयों को जो है वो उनको कमज़ोर किया। ये भी कहते हैं कि चाइना के मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जुड़ा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल डेफिनेटली जुड़ा, और स्ट्रेटेजिकली बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान, चाइना से कोई भी हुकूमत हो, वो उससे जो है चाइना के से अपने आप को डील लिंक नहीं कर सकती। नेबर भी है, सपोर्टर भी है, हमेशा हर टाइम पे मदद की है। और सबसे जो बड़ी बात यह है वो ये है कि ये जितने भी मामलात हुए हैं, ये सब इन मामलात में चाइना जो है वो ऑन बोर्ड रहा है, और चाइना के साथ पाकिस्तान की अलाइनमेंट, और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का माजी के हवाले से भी देखें तो जब भी ब्रिज बना है वो पाकिस्तान बना। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी राय हुजूर? देखिए, हमारे कमर भाई की असल में प्रॉब्लम ये है ना कि वो कानून और आइन को समझते नहीं है। पहले देख बता दूं कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है ना वो अंडर क्वेश्चन है। पीडीएल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी 10 रुपए या 20 रुपए से ज्यादा, मैं चैलेंज करता हूँ। वक्त कम है, अब क्या करें, मजबूरी है ना इनकी, क्या करना है। फिर जहां तक है सरमद भाई और बाकी ने कहा, मैं तो ये क्या करारदादे पास करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ट्रेड की डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। अगर वजीर आज़म खाली तकरीर कर दे वो तो नहीं है ना। यहाँ देखा जाए चाइना, देखिए ना, इमरान खान का कसूर क्या था? एब्सोल्यूट नोट लगाया था, हमें बता रहे हैं कि हमने, लानत है वो जो लोग यहूदी नसारा के साथ चलने वाला आदमी होगा। आज गौर करें कि इमरान खान ने भुगता किस वजह से। इमरान खान के दौर में अमेरिका निकला ना यहाँ से, ईरान से, इधर से, अफगानिस्तान से। आज अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका बैठा होता तो क्या हाल होना था? जरा गौर करना है इन बातों को। याददाश्त कमजोर है हम लोगों की, हम इतना भी झूठ ना बोले कि सच लगना लग जाए। आज भी गौर करें
अगर कि आप अपना ब्लॉक जो है चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, टर्की के साथ बैठकर बनाए तो आपको समझ आएगा। मुझे आगे बढ़ने दें अजहर भाई प्लीज। सरमद साहब, चाइना के ऊपर आपका ओपिनियन। सिर्फ उससे पहले एक बात सिर्फ ये करना चाहूँगा कि अजहर साहब ने कहा यहूद नसारा की बात की, आई थिंक बहुत सही बात इन्होंने की, एंड आई थिंक पीटीआई शुड टेक द फर्स्ट स्टेप हियर बाय कंडेमिंग जैक गोल्डस्मिथ बिकॉज ही इज़ द फ्लैग बेरर ऑफ ज़ायनिज़्म इन यूके। वहाँ से शुरू करे और पीटीआई शुरू करे उसको कंडेम करने। मेरा सवाल सर, चाइना की दोस्ती होते हुए हमें अमेरिका की किसी और की जरूरत ही नहीं है। गोल्डस्मिथ को बुला दिया पॉलिसीज का, सरमद साहब ना किया करें। गोल्डस्मिथ का जूइश पॉलिसी से क्या ताल्लुक है? कमाल है। आप एक पार्लियामेंटेरियन है, आपको एक लिखी पड़ी बात करनी चाहिए। छोड़े बहस ना करें ना, वक्त कम है। अजहर साहब प्लीज, आई अपोलोजाइज। कोई ताल्लुक नहीं है सारे मामले में। जी सरमद साहब गलत बात करते हैं ना। गोल्डस्मिथ का क्या ताल्लुक है सारे मामले में? क्या कर लिया गोल्डस्मिथ ने? इनकी भैंस चुरा कर लेकर चले गए। ठंडे हो जाए ना गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ आप जिराट कुछ का नाम लिया, खत्म होगी ना यहूद नसारा की बात खत्म होगी। जब एक यहूदी को कंडेम ही नहीं कर सकते तो खत्म हो गई बात। चले, यहूद नसारा में चीन का जिक्र नहीं है। यहूद नसारा में हम चीन को शामिल नहीं करते। मेरा ईमान कमजोर नहीं है, चीन की जो रिलेशन कमजोर है। आप ठंडे हो जाए। जी सरमद साहब। चीन के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है ना, जिसको कहा जाता है कि स्वीटर देन हनी, डीपर देन सी, टॉलर देन टॉलेस्ट पीक, वो दुरुस्त है और ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं सकता, इसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि चीन के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो रहेगी है और वो हमेशा आने वाले सालों के लिए मौजूद रहेगी। बाकी जो बात रही चीन के रोल की, चीन का दुनिया भर में जो रोल है वो एक बहुत अहम तरीन रोल होता जा रहा है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने जिस तरीके से अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पे मनवाया है और सामने लेके आए हैं, वो अब मिलिट्री पावर हाउस भी बनता जा रहा है। आप देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग हुई थी उसके अंदर जो असला तो चीन का था, चीन की टेक्नोलॉजी जीती थी। तो वो एक मिलिट्री पावर भी बनता जा रहा है। और अभी तो हम सिर्फ एक इल्यूजन में, हमारा एक इल्यूजन है कि एक सुपर पावर है जिसका नाम अमेरिका है। मेरे ख्याल में ये इल्यूजन जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सुपर पावर है वो चीन। थैंक यू सेनेटर सरमद अली, थैंक यू अजहर सिद्दीक साहब, जज़ाकल्लाह इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम। मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार उनकी कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त तमाम, आपका फीडबैक भी बहुत कीमती है मेरे लिए। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।